नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हरियाणा की खाली राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए 3 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, तो वहीं 10 दिसंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बता दें कि 13 दिसंबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है और अगर जरूरत पड़ती है तो 20 दिसंबर को एक सीट के लिए मतदान करवाया जाएगा। ऐसे में आज मसला में समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो है आज के दौर में जो है उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से राज्यसभा का जो चुनाव शेड्यूल जारी किया गया है उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारी, हालांकि जिस तरीके से जो है विधानसभा में जो चुनाव हुए उसको देखते हुए विपक्ष की भूमिका की अगर बात करें और भाजपा की विधायकों की संख्या की बात करें तो 48 है और ऐसे में विपक्षी दल के कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं। हालांकि यह पहला मौका है कि जो कि इतनी संख्या में विपक्ष के विधायक जीत कर आए हैं और ऐसे में बता दें कि जो ये सीट पर उपचुनाव होना है राज्यसभा चुनाव के लिए, जिस तरीके से शेड्यूल जारी किया गया है उसमें कहीं न कहीं रसाकसी किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या समीकरण कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये मसला में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए लॉबिंग की तो कहीं न कहीं बीजेपी ने राज्यसभा सीट को लेकर लॉबिंग शुरू कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा सीट के लिए जो है जिस तरीके से लॉबिंग शुरू की है, इसको लेकर आपको बता दें कि इसराना से विधायक चुने जाने और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार के इस्तीफे देने से यह सीट जो है खाली हुई है। कृष्णलाल पवार वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में इस सीट पर जो है चुनाव होना है और भाजपा के गलियारों में यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वंचित समाज के लोगों ने जिस तरह से पार्टी पर भरोसा किया और वैसे ही भाजपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका जिस तरीके से कृष्णलाल पवार ने निभाई और वंचित समाज ने निभाई, उसे देखते हुए भाजपा राज्यसभा में किसी वंचित समाज के नेता को ही भेजने पर विचार कर रही है। तो क्या होगा, किस तरीके से होगा पूरा शेड्यूल और किस तरीके से जो है कौन से किसका नाम आगे किया जाएगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। राजवीर रोहिला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विनय यादव जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सुखवीर तंवर जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले राजवीर जी, मैं आपकी साथ शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से जो एक सीट पर जो है राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं उसका शेड्यूल भी जिस तरीके से जारी किया गया है और उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके से जो खींचतान है वो दिखाई दे रही है, क्या समीकरण कह रहे हैं राजवीर जी? नमस्ते गौरव जी, प्रवक्ता साथियों को राम राम और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। कल चुनाव आयोग ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है भाई 14/10 को इस्तीफा हो गया था कृष्णलाल पवार जी का, हमारे जो कैबिनेट मंत्री है, और ये तो कार्यकाल इसका 2028 तक का कार्यकाल रहने वाला है, मतलब कम 4 साल के कार्यकाल बाकी है अभी। तो इसका ये अभी जो 3 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आएगा, 10 तारीख तक इसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया और 20 तारीख को इसकी वोटिंग और 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो होगा चुनाव आयोग का मसला। रही बात भारतीय जनता पार्टी किसको राज्यसभा भेज रही है, तो ये हमारा सिर्फ नेतृत्व तय करता है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जहाँ हमारे नीति निर्धारक बैठते हैं, तो वहां से फैसला होता है और वो फैसला सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मान्य होता है। लेकिन फिर भी 1-2 बात जो आई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाई जो नाम चलते हैं वो नाम कट जाते हैं, और ये तो हो गया प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया था। और एक बार कल भी हमारे जो कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, उन्होंने भी एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही राज्यसभा जाएगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से हम जोड़ के देखें तो भारतीय जनता पार्टी का
कुछ मूल कार्यकर्ता ही वहां जाने वाला है राज्यसभा में, और नेतृत्व इन्हीं बातों का फैसला करने वाला है और जल्द ये फैसला हो जाएगा। चलिए ठीक है। सुखवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो है एक ही दिन में जो है चुनाव होने हैं और एक ही दिन में नतीजे भी सामने आ जाएंगे, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं उसका शेड्यूल भी जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि किसके खाते में जो है ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है? किशोर जो है आपका आकलन जो है इशारा कर रहा है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें सर। देखिए, राज्यसभा में नवनिर्वाचित विधायक जो हैं उनको मत डालने का अवसर मिलेगा। और आज जिस प्रकार से विगत के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जो नंबर हैं विधानसभा में वो उनके पक्ष में है, लेकिन इसके बारे में जो भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करेगा कि इस चुनाव में कोई प्रत्याशी उतारना है क्या नहीं उतारना है। अभी तो शेड्यूल की शुरुआत है, बाकी देखते हैं। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है 29 तारीख की, उसमें जैसा निर्णय होगा उसके आधार पर अगली जो रणनीति वो बनाई जाएगी। अगली रणनीति बनाई जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। और जो है विनय यादव जी, मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो है एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये जो है कहीं ना कहीं जाने तय मानी जा रही है क्या आपके आकलन के हिसाब से? क्योंकि जिस तरीके से अगर नंबर्स की बात करें तो 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा के जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नंबर्स से कहीं ज़्यादा हैं। 48 विधायकों के साथ में जो है बीजेपी यहाँ पर स्टैंड करती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस के पाले में भी 37 विपक्षी दल के नेता हैं यहाँ पर विपक्ष के तौर पर जो है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सीट जो है बीजेपी के खाते में? कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी बड़े भाई सुखवीर जी ने भी कहा कि उनके पक्ष में नंबर बिल्कुल है। हाँ। और देखिए, अगर आप वैसे भी आप देखिए हरियाणा में भी आप पिछले कुछ चुनाव देख लीजिए, तो अगर पक्ष में ना भी हो और पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पक्ष में ना भी हो तब भी ये पक्ष में कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव हो उसे ये युद्ध की तरह लड़ते हैं। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, शिद्दत से लड़ना चाहिए, लेकिन कई बार ये मतलब मैं क्या बोलूं कि किस तरह का खेल खेलते हैं, तो ये ना होते हुए भी पक्ष में कर लेते हैं। तो इसमें तो कोई संदेह की बात है नहीं। अभी जैसे मेरे साथी राजवीर सिंह जी ने कहा कि भाई मूल कार्यकर्ता ही जाएगा। देखिए, तो किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की मूल कार्यकर्ता थी, लेकिन क्योंकि चुनाव था तो उनको भेज दिया। तो टाइमिंग के हिसाब से देखिए इनका वो बदल जाता है स्टैंड। अब ये कह रहे हैं कि मूल कार्यकर्ता जाएगा, तो अच्छी बात है, मूल कार्यकर्ता जाए, लेकिन ये जो मूल कार्यकर्ता वाला जो नियम है वो पूरे 5 साल चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनावी मौसम है तो आप किसी को भी राज्यसभा भेज दोगे, आप अशोक चौहान जी को भेज दोगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट कर कहा करते थे कि ये तो जेल जाएंगे भाई। उनको आप पार्टी में ले लेते हो अपनी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके और आप उनको राज्यसभा भेज देते हो। तो ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं गए। और राज्यसभा ही क्या, देखिए मैं तो कहता हूं लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, हरियाणा के जब 2014 में जीते तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे। देखिए, विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद भी इनको दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके उनको भेजना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा विरोधाभास लगा इस बात में कि मूल कार्यकर्ता ही जाएगा। बाकी देखिए, मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है, ये तो सोशल इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। हाँ। ये कुछ भी करके देखिए ये भेज देंगे, चाहे इनको विधायक खरीदने पड़े। अभी तो इनके पक्ष में है, अगर नहीं भी होते तो मुझे लगता है ये फिर भी भेज देते। बड़ी बात कह रहे हैं आप, आपके सामने है। देखिए, मैं जो कह रहा हूं इसमें आप भी आपकी नजर भी रहती है, आप पत्रकारिता में है, आप मीडिया में है, तो आप सब समझते हैं किस तरह का खेल ये खेलते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। ये कभी सरकारें तोड़ देते हैं, ये विधायकों को तोड़ लेते हैं, जब कुछ नहीं बचता तो ये पार्टियों को तोड़ देते हैं। हाँ। देख लीजिए आप महाराष्ट्र में क्या हुआ। चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। राजवीर जी, क्या जवाब है आपका? में बह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी की सरकार नहीं तोड़ी। आप
उदाहरण देके देखिए वो कौन से सुखबीर जी मुस्कुरा रहे हैं। पार्टी की जो सत्ता रही है, इन्होंने 84 सरकारें तोड़ी थी। हम तो जोड़ने का काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हमारे तो नारे ही है ना, तो सेफ रहेंगे। तो हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं ना। हमारे लिए कोई अब कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर लेता है, तो हमारा कार्यकर्ता है वो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, अपना एक योग्यता होती है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। और ये कोई घर की पार्टी तो है नहीं। केजरीवाल जी जैसे बिना मतलब विभाग के 7-8 साल 10 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रह गए, सैलरी लेते रहे, शीश महल में 45 करोड़ का जिसको छोड़ के कैलाश गहलोत जी निकल गए। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके खुद पर लागू कीजिए। आप लोग आपकी जो एक स्वास्थ्य मानने वाला रोज आगे बोल रही है, रोज आपको आईना दिखाने का काम कर रही है, रोज वीडियो डाल रही है वो जो आपने दुर्गति कर रखी है दिल्ली की। बट दिल्ली वाली कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता आपने किसको भेजा था? आपने द्रौपदियों को भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष बराला जी को भेजा, कृष्णलाल पवार जी को भेजा, दीपक वत्स जी को भेजा। ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ हरियाणा में, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। और अभी भी आपको मतलब विश्वास दिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही राज्यसभा जाएगा, क्योंकि ये सीधे कृष्ण बेटी जी ने उनकर बोली है। तो मैं ये तो विनय यादव जी तो अपनी पार्टी संभालने तो मुझे लगा बेहतर है। यही बात है, मेहनत करने के तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई कार्यकर्ता काम करता है। अब हमने जो सदस्यता अभियान छेड़ा हुआ है, उसमें हमारा हर जो बड़ा नेता, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, सभी अपने बूथों पे अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। और सबको भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिया हुआ है, जो कैबिनेट मंत्री है उनका टारगेट ये रहेगा, विधायक उनका ये रहेगा, सांसद उनका ये रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के हिसाब से काम करने वाली पार्टी है। ये इस पार्टी में कोई ये नहीं है कि भाई एक ही आदमी की चलेगी, जैसे केजरीवाल की चलेगी भाई। अगर उससे ये होगी तो प्रशांत भूषण को बाहर निकाल दिया जाएगा जी, कुमार विश्वास को बाहर निकाल दिया जाएगा। शांति भूषण जो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने 1 करोड़ चंदा दिया था 1 नंबर में, उनको भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। वैसे ये आपकी पार्टी में होता है। आप और जब किसी को भेजना होता है हमारे पंजाब से, तो राघव सरदार भेज देते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो राघव सरदार का पंजाब में क्या कनेक्शन है? तो ये चीजें आप अपने ऊपर देखिए। हमें कहने से पहले आप देखिए आप लोग क्या कर रही है। एनडी गुप्ता जी कौन से पार्टी के कार्यकर्ता थे आपके, ठीक है ना। तो बातें दूर तक चली जाएंगी। अब जो स्वास्थ्य वाले पर राज्यसभा भेजी, आप सोशल मीडिया पर रोज आपकी जो ट्रोल आर्मी है उनसे इस्तीफा मांगती है सुबह शाम ट्विटर पे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी ये। तो यहाँ हर किसी कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है, और हमारे यहाँ कोई चौधर नहीं दी जाती है, हमें जिम्मेवारी होती है कि आज इसको, कल उसको, परसों उसको। अब तो हमारा जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमें नहीं पता कौन बनेगा, ठीक है ना। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कौन बना किसी को नहीं पता था जो बने बड़ौली जी। तो ये चीजें होती है। लेकिन जो हिटलरशाही, जो तानाशाही केजरीवाल जी अपनी पार्टी में है, तो वो चीजें तो देखने का विषय है। बाकी कांग्रेस वाला तो कोई बता ही नहीं रहा। कांग्रेस में अभी जैसे हार जाते हैं तो ईवीएम पे तो देखते जीत जाते हैं तो सुबह जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, तो कांग्रेस को भी अपना साल 73 चेहरा बदलने की आवश्यकता है। मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप अपने मूल मुद्दों पर देखिए, आपसे कहाँ चूक हो रही है, कहाँ आपके जो पुराने नेता वो जगह नहीं छोड़ने पर अभी वो वर्षों से 50 साल से बैठे हुए हैं। मोतीलाल वोरा जी आज वो ठीक है। सुखबीर जी लगातार जब इन्होंने सुखबीर जी जो है इन्होंने अपनी बात की जो है शुरुआत की, आप मुस्कुरा रहे थे कि जो है पार्टी जोड़ने की नहीं, हमारे तोड़ने की नहीं, जोड़ने की पार्टी। और जिस तरीके से जो है मूल कार्यकर्ता ही राज्यसभा जाने के लिए जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं, तब आपकी हंसी कुछ बयां कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि क्या कांग्रेस को यहां पर जो है अपना कैंडिडेट उतारना पड़ सकता है या फिर रास्ता साफ है? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही इस देश को सिखाया है। अच्छा, जिस प्रकार से अगर हम विगत के जो राज्यसभा के हरियाणा के ही चुनावों को अगर विवेचना करें,
जब चंद्रा जी का समर्थन ये कर रहे थे, वो कैसे जीते थे शाही कांड से, सबको पता है कैसे कैसे ये मैनेज करते हैं सारी चीजों का, पूरे देश को आकलन है। इसके अलावा अभी मेरे प्रिय राजवीर रोहिल्ला जी कह रहे थे, शायद राजवीर जी भूल गए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कितनी बारी इनके द्वारा जो जिन सरकारों को हटाया गया उनको बहाल हुई है वो सरकारें, और वो करारे थप्पड़ 2 बारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लगे हैं, पर मेरे भाई को याद नहीं है तो इसलिए वो कुछ भी गलत बयानी कर देते हैं। आगे से पढ़ रहे हैं, मुझे पूरी आशा इस बात की। इसके अलावा मैं चर्चा से ही बात आई, मैं आज आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश के आवाम को बताना चाहता हूं कि अभी विगत का जो चुनाव हुआ झारखंड और महाराष्ट्र का, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की विजय हुई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की विजय हुई है। जो इनके नारे थे इस विभाजनकारी, वो झारखंड में तो साफ हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में जीते हैं। उसकी एक मैं छोटी सी वानगी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। नांदेड़ लोकसभा का उपचुनाव भी साथ था। बड़ी दिलचस्प बात है कि वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की और 6 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 25-25 हजार वोटों से हमारे प्रत्याशी हार गए। अब ये ठीक है गलत है, इसके लिए देश भी सोचेगा, और ये अपने आप में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र का चुनाव की विजय है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहां जिस प्रकार से गांव में जो अब धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए हम तो चुनाव आयोग ने जो किया क्या किया, सफेद किया, लेकिन जब गांव में इनका कोई बस्ता उठाने वाला नहीं था, आखिर वहां कैसे जीते, ये भी समय के गर्भ में मुझे आशा ही नहीं विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारे तथ्यों पे, हालांकि जिस तरह का उन्होंने आज कहा ईवीएम पे, विषय ईवीएम का नहीं है, विषय ये है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। चलो कोई थोड़ी बहुत मार्जिन का फर्क हो सकता है, लेकिन 25-25 हजार एक विधानसभा सेगमेंट में ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसमें ही हो सकता है। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को अपमानित किया जा रहा है, इसके अलावा जो संवैधानिक कर्तव्य सरकार के हैं, आखिर बताएं राजवीर रोहिल्ला जी, जिस प्रकार से 2260 करोड़ की घूस का आरोप अमेरिका में लगा है, वो भी 2 साल की जांच करने के बाद, और ये भी कहा गया है कि अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी हुई है और सेबी को उचित जानकारी नहीं दी, और सेबी के जो अध्यक्ष है उनकी भी संलिप्तता है। इसके बावजूद आखिर क्या कारण है कि भारत की केंद्र सरकार इस विषय पे संज्ञान नहीं ले रही है, और ये बड़ी इधर उधर की बात करते हैं कि वो सरकार थी वो सरकार थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी सरकार है, किसी की भी कोई गलती है, किसी का भी कोई भ्रष्टाचार है, सबको सामने लेके आओ। निश्चित तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के परम सहयोगी, आर्थिक सहयोगी का विषय फंसा हुआ है, उसके पूरे परिवार का विषय फंसा हुआ है। इसलिए अब ये उगले के निगले ऐसी स्थिति आ गई है, और आज जिस प्रकार से इन्होंने विगत में जो चुनावी बॉन्ड का विषय था, उसमें आज तक कोई एक्शन उस तरह का नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। किस प्रकार की लूट इन्होंने ईडी, सीबीआई और इन सारे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पैसा बनाया, और उसी तरह का ये मामला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और भ्रष्टाचारी जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, वो समाप्त होना चाहिए। ठीक है, इसका टेक जो है रिएक्शन में ले लेता हूं। राजवीर जी, आप जो है कुछ फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, तो आप इनका जवाब दे दीजिए, फिर विनय जी मैं आपके पास आऊंगा फाइनल टेक लेने के लिए। राजवीर जी, बड़ा सम्मान करता हूँ हमेशा, लेकिन वो भूल जाते हैं अशोक गहलोत के साथ भी इनकी
जिसका ये नाम मेरे उद्योगपति का अशोक गहलोत के साथ भी था उनका, तो भूपेश बघेल जी के साथ भी था। अभी ताजा रेवंत रेड्डी जी ने 100 करोड़ रुपए लिए उनसे। तो ये जो उद्योगपतियों वाला जो है, इसमें जो भी कार्रवाई होगी, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो इसमें मैं कुछ ज्यादा इसमें कहने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मसला नहीं है। ये एक उद्योगपति का मसला है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी अपना एक टेक उठाए हुए हैं। और ये उद्योगपतियों की जो छवि है, जो खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो देश को पता सारा जो होगा वो तो सामने आएगा। उसमें हम और आप और ये सुखबीर जी या विनय यादव जी का कोई महत्व नहीं उन चीजों का, क्योंकि जो बिजनेस की जो बातें हैं, कोई मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो हो नहीं, वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी चीजें जांच में आएंगी, जो होगा समय तो होगा उस चीज का। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, उसके कारण आपके जयप्रकाश जी और वो गंगा सिंह हुड्डा जी का था। तो अभी तो सुभाष चंद्र जी ने किसको समर्थन दिया था आदमपुर में? चंद्र प्रकाश जी को दिया था। ठीक है, मिक्सअप हो गया ना मामला। जो चंद्रा जी के बारे में आपने जो बोला, वो चंद्र प्रकाश जी को समर्थन दे रहे थे वो ओपनली, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तो आपने देखा, मतलब मान लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ता को अर्जित बदल रही है और निश्चित तौर पर हम जीत जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ता जो यहाँ पर स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं, वो क्या धरातल से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से जो है आने वाले दिन में जो है कैसे राज्यसभा तक जाने का रास्ता खुलेगा? क्या कोई उसके जो है समक्ष भी कोई खड़ा होता प्रतिनिधि दिखाई देगा या फिर निर्विरोध की तस्वीर सामने आ रही है? फाइनल टेक सर। नहीं, देखिए, इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो नंबर है वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। जी बिल्कुल। और निसंदेह देखिए, कहीं ना कहीं जब 400 पार का नारा इन्होंने दिया, ये संविधान बदलना चाहते थे, इनके नेता आकर कहते थे संविधान बदलना चाहते थे। हाँ जी। तो लेकिन इनको रोक दिया गया 240 पर। लेकिन अभी भी इन्होंने अपना इरादा बदला नहीं है। ये अभी भी कुछ भी करके राज्यों में जीत हासिल करके, जैसे सुखबीर जी ने बताया, ये कुछ भी करके जीतना चाहते हैं, राज्यसभा में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये संविधान को बदल सकें, ये आरक्षण को खत्म कर सकें। इनका मकसद अभी भी वही है। तो ये कुछ भी करके अभी तो नंबर इनके पक्ष में है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नहीं भी होते तो भी अपने पक्ष में बना लेते। और देखिए, जैसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि राजवीर जी ने जिक्र किया कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, बहुत ही दुख की बात है, इससे शर्मनाक नारा आज तक आदत, मैं तो कहता हूं दुनिया में किसी ने नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार ये आपके चैनल पर एक्सप्लेन करें, ये इसको बताएं कि इसका मतलब क्या है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। हमें बताएं इसका क्या मतलब है। तो सबका साथ, देखिए दोगला चरित्र देखिए, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, आप हमें बता दीजिए इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, जी। भाई अगर एक शरद चंद्र रेड्डी कहता है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए, एक बयान के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल जी को, चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के साथ चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में रखते हैं। और भाई अब तो वहां ट्रंप मित्र है, मोदी जी के मित्र है ट्रंप। अगर राहुल गांधी जी उनको बदनाम कर रहे हैं तो अब ट्रंप जी से फोन करके जब आप दो देशों के बीच वॉर रुकवा सकते हो, तो ट्रंप तो मित्र है उनसे बोलिए कि भाई वो बताएं कि अडानी जी पाक साहब है। सर जो है मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हम तक पहुंचाने के लिए भी, हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए भी। राजवीर रोहेला जी, विनय यादव जी, सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े, मसला में जो है चर्चा के भागीदार हुए। लेकिन जिस तरीके से जैसे राज्यसभा उपचुनाव की जिस तरीके से अब बारी आन पड़ी है, उसमें अब देखना यही होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। 20 दिसंबर को इसका जो है चुनाव होना है। देखने वाली बात होगी कि कौन सा मेंबर जो है राज्यसभा जाता हुआ दिखाई देगा, कौन जो है मूल, जिस तरीके से राजवीर जी ने कहा कि मूल कार्यकर्ता राज्यसभा जाएगा, तो समय बताएगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।